मोदी ने वडोदरा सीट 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीती। वाराणसी में भी आगे, भगवा रंग में डूबा देश। थोड़ी देर में मोदी की गुजरात में 2 विशाल रैली। कांग्रेस अब तक की सबसे बड़ी हार की तरफ, यूपीए का पूरा कुनबा नहीं कर पा रहा है। 75 का आंकड़ा पार, कांग्रेस सिर्फ 60 सीटों पर आगे। बाजार भी मोदी के जश्न में डूबा। सेंसेक्स में 800 पॉइंट की शानदार रैली। निफ्टी में भी 250 पॉइंट्स तक की तेजी। बैंक और सरकारी कंपनियों ने भरी सबसे ज्यादा रफ्तार, लेकिन बाद में मुनाफा वसूली। और मोदी की लहर में रुपया का कद भी बढ़ा। $1 का भाव बढ़कर पहुंचा 59 के करीब। रुपए की मजबूती में सोने में 300 रुपए की गिरावट। और बाजार में आज पूरा जो जोश देखने को मिला था वो थोड़ा बहुत फीका पड़ता हुआ दिखाई दिया है। नंबर्स का ही गेम है और आज हमने देखा है बीजेपी सरकार को एक पूरा बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी तरह के एलाइज, किसी तरह की यहाँ पर स्ट्रैटेजाइजिंग या फिर किसी तरह की यहाँ पर बातचीत करने की जरूरत नहीं है। साफ तौर से हमने देखा उसी को थम्स अप दिया बाजार ने। 25,000 के लेवल पर हम जाते हुए दिखाई दिए और उसके बाद हमने देखा है थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आती हुई दिखाई दी। अब महज 250 पॉइंट की ही बढ़त देखने को मिली है सेंसेक्स पर। निफ्टी भी 7,500 के पार निकलने के बाद आप देखिए सिर्फ 90 पॉइंट के ही गेंस पर ट्रेड करता हुआ 7,214। प्रदीप, बाजार में यूफोरिया कम हो रहा है या फिर लार्जली सेल ऑन न्यूज का माहौल बना है? जो भी मोटा पैसा लोगों ने पिछले दिनों में कमाया फिर सुबह से अब तक कमाया है वो हल्के होते हुए दिखाई दिए हैं। बिल्कुल, और दरअसल पिछले कम से कम 3-4 दिनों में जिन ट्रेडर्स ने शानदार मुनाफा कमाया था वो निकल रहे हैं। 7,500 के आसपास के इवेंचुअल टारगेट हम लेकर चल रहे थे और वो आ गए। उसके बाद मुनाफा वसूली हुई है। तो 300 पॉइंट निफ्टी अपने दिन के हाई से नीचे आ गया है। सेंसेक्स अगर आप देखें करीबन 800 पॉइंट का करेक्शन हमने ऊपर के लेवल से देखा है। तो इनफैक्ट आज सेल ऑन न्यूज है। आज लोगों ने मुनाफा थोड़ा वसूल किया है। अब रुक कर देखना चाहते हैं कि आगे की तस्वीर कैसी नजर आती है, क्योंकि मुश्किलें काफी ज्यादा हैं। लेकिन आइए जान लेते हैं कि एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। चुनावी नतीजों में मोदी मैजिक को देखते हुए ब्रोकरेज जो है बुलिश हो रहे हैं। क्या है रिपोर्ट्स जो आज निकल कर आई हैं? नियति वोरा जुड़ रही है हमारे साथ। नियति, बताइए क्या कह रहे हैं बड़े दिग्गज? जैसा कि एक्सपेक्टेड था प्रदीप, एक री-रेटिंग का एक केस बनेगा अगर क्लियर मैंडेट मिलता है बीजेपी को और एनडीए को। और जिस तरह से अभी रुझान आए हैं, क्लियर मैंडेट मिलता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी की सरकार को। और ज्यादातर ब्रोकरेजेस अब भारतीय बाजार पे पिछले कुछ दिनों से जो बुलिश थे वो अब और ज्यादा बुलिश होते हुए नजर आ रहे हैं। डॉइचे बैंक का मानना है कि इमीडिएट री-रेटिंग होगी इंडियन मार्केट्स की और एफआई मनी का बेहद बड़ा एक इनफ्लो भारत में आता हुआ इनको देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ बाजार बहुत ही पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा इतने स्टेबल गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के बाद। कंसोलिडेशन अगर होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा। अगर होता है एफडीआई अगर लेके आते हैं स्पेशली इन द एरिया ऑफ डिफेंस, तो एक बहुत बड़ा ही पॉजिटिव होगा। इन्होंने सेंसेक्स का इस साल के अंत तक का जो टारगेट है वो बढ़ा करके अब 28,000 का कर दिया है। रिमेन्स ओवरवेट ऑन डोमेस्टिक सिक्लिकल्स, ऐसा मानना है इनको कि डोमेस्टिक सिक्लिकल्स में तेजी जारी रहेगी। लार्ज कैप में इनके जो टॉप पिक्स हैं उसमें बीपीसीएल, टाटा स्टील, मारुति सुजुकी, टीसीएस, सीमेंस, अल्ट्राटेक, पावर ग्रिड, आरएल जैसे बड़े स्टॉक शामिल हैं। वहीं एक्सिस बैंक, बीओबी, पीएनबी, आरईसी और एलएनटी में भी आपको दाव लगाने की ये सलाह दे रहे हैं। मिड कैप में जो रैली है वो आगे चल कंटिन्यू रहेगी, ऐसा मानना है डॉइचे बैंक का। और इनके मिड कैप के टॉप पिक्स हैं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, श्री सीमेंट, अपोलो टायर, सीईएससी, एचपीसीएल और जैन इरिगेशन। इसी तरह से आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट आई है जिसमें इन्होंने कहा है कि बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा है बीजेपी की सरकार का इतना क्लियर मैंडेट आने का। एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये निफ्टी इस साल के अंत तक 8100 तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है। सिक्लिकल्स आउट परफॉर्म करेंगे इस मार्केट्स में डिफेंसेस के मुकाबले। लार्ज कैप्स लीड करेंगे इस रैली को और मिड कैप और स्मॉल कैप फॉलो द सूट करेंगे। हाई बीटा और एवरेज फंडामेंटल्स पर ये दाव लगा के चल रहे हैं और एक्सटेंड करेगा बाजार का जो मोमेंटम है आगे अब लंबे समय तक। बहुत सारे अब पॉलिसीज पर इनको काम करना होगा और अच्छे बजट लेके अगर ये आए तो एफआईएस फ्लोज काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं, ऐसा मानना है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का। अगर ये रैशनलाइज करते हैं अपने टैक्स रिजीम को या जीएसटी इंप्लीमेंट करते हैं तो वो भी काफी बड़ा पॉजिटिव होगा। इनके टॉप पिक्स में टाटा मोटर्स, मारुति, पावर ग्रिड, ओबरॉय रियल्टी, आरआईएल, ओएनजीसी, ज्यादातर जो हैवी वेट्स हैं एलएनटी, एक्सिस बैंक, पीएनबी, आईडीएफसी, कोल इंडिया, अल्ट्राटेक और इसी तरह से सारे स्टॉक्स शामिल हैं। और क्लियरली काफी लंबी लिस्ट यहाँ पर नियति नजर आ रही है, तो लगता है कि बहुत ही जबरदस्त बुलिश हो गए हैं
FII सब पूरी तरह से, और बाजार की एक री रेटिंग की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो आइए उनकी भी राय लेते हैं। हमारे साथ SBI म्यूचुअल फंड के CIO नवनीत मुनोत, हीरानंदानी ग्रुप के चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी, कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान, ब्लू ओशन कैपिटल एडवाइजर्स के CEO निपुण मेहता, साथ ही अमर उजाला के ग्रुप एग्जीक्यूटिव एडिटर MK वेणु, हमारे सारे एक्सपर्ट्स जुड़े हैं। इस वक्त नवनीत, आपके साथ हम शुरुआत करना चाहेंगे। जिस तरह से बुलिश रिपोर्ट्स आ रही हैं, एक री रेटिंग की बात कही जा रही है, आज की तेजी के बाद जो लोग निकलने की सोच रहे हैं, और 300 पॉइंट निफ्टी, 800 पॉइंट सेंसेक्स करेक्ट हो गया, ये गलती तो नहीं कर रहे कहीं? कल ले लिया, आज ऊपर बेच दिया, उनकी तो मैं बात नहीं करता। बट जो निवेशक हैं जो लंबे समय के लिए रह सकते हैं, शायद एक न्यू इरा की शुरुआत हो रही है भारत में। जैसे मैं कहूंगा 1947 में कहा था ट्विस्ट विद डेस्टिनी नेहरू जी ने, आई थिंक वैसा एक ट्विस्ट विद डेस्टिनी हमारी एक नई जनरेशन के लिए। तो शायद मेरे ख्याल में लोगों को वेट करना चाहिए। वैसे भी जो यहाँ के निवेशक हैं उन्होंने तो पैसा लगाया नहीं है, सब विदेशी निवेशकों का ही पैसा आया पिछले 5 वर्षों में। आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी है। अब तो क्लियर मैंडेट आने के बाद जो भी उनका विजन है, जो भी उनकी एग्जीक्यूशन एबिलिटी लोगों ने देखी है, अगले कई वर्षों में भारत की जो ट्रू पोटेंशियल है, हम कहाँ 4.5% पे ग्रो कर रहे हैं और 8% का इन्फ्लेशन है, वो नंबर्स उल्टे भी हो सकते हैं बिल्कुल अगले कई वर्षों में, जहां पर ग्रोथ सब्सटेंशियली हायर हो और इन्फ्लेशन नीचे आ जाए। और वही एक अच्छा वातावरण होता है, शेयर मार्केट हो, बॉन्ड मार्केट हो, समय पैसा बनाने का। तो मेरे को लग रहा है जैसे जो स्लोगन था, अच्छे दिन आने वाले हैं, और निवेशकों को जिन्होंने पहले लगा दिया है, जो लोग फॉर्चुनेट थे, उनको वेट करना चाहिए। और जिन्होंने भी ये रैली मिस कर दी है पिछले 6-8 महीने में, साल भर में, उनके लिए अभी भी मौका है कि अगर थोड़ा लंबे समय का अगर पेशेंस रखें तो काफी अच्छा रिटर्न मार्केट से बन सकता है, जिस तरह से हम लोग इकोनॉमी के बारे में सोच रहे हैं। जी, और यहाँ पर बीजेपी की यहाँ पर एक थंपिंग विन उभर कर जरूर आई है। उन्होंने एक अच्छा खासा बहुमत हासिल किया है, लेकिन कांग्रेस को एकदम पछाड़ दिया है। कांग्रेस के लिए एक क्राइंग शेम है ये परफॉर्मेंस 2014 के इन लोकसभा चुनावों में। इसके बाद आप देखिए कांग्रेस के जो सभी चीफ मिनिस्टर्स हैं, मुख्यमंत्री है सभी राज्यों के, वो इस्तीफा देने की पेशकश कर रहे हैं। इस पर एक अपडेट भी लेकर आएंगे। ये फिलहाल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, लेकिन नंबर गेम, एक बात ये जरूर कहनी चाहिए कि शायद कांग्रेस की स्ट्रेटेजी अब यह है कि हर कोई जिम्मेदारी ले लेगा इस हार की, राहुल गांधी के अलावा। कोई एक आदमी पर पॉइंट नहीं करना चाहते हैं, भले ही उसे इन्होंने सामने रखा हो कैंपेन लीडर के तौर पर, लेकिन जब मामला खराब होता है शायद टीम ही इसका ब्लेम लेना चाहती है। वो एक पॉजिटिव के तौर पर डेफिनेटली रहेगा प्रदीप की कोई ब्लेम गेम यहाँ पर नहीं आ रहा है, लेकिन देखना यही होगा कि चूक कहां पर हुई है, और साथ ही साथ कांग्रेस की यहाँ से आगे की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप पॉजिटिव्स को देखें, यहाँ पर एक अच्छा खासा बहुमत निकल कर आया है, मार्केट ने इसका जश्न मनाया। हमारे साथ हमारे जानकार भी है श्रीकांत। पहले टेक्निकल चेक में आपसे लेना चाहूंगी, 7500 तक पहुंचा निफ्टी, 7214 के आसपास। क्या मौका है इस गिरावट पर खरीदारी करने का, या फिर आप कुछ और टाइम देना चाहेंगे? सोमवार को तसल्ली से ओवर द वीकेंड होमवर्क करें और फिर खरीदारी के लिए उतरें? नहीं, मुझे नहीं लगता कि और कुछ इसमें और होमवर्क करने की जरूरत है, क्योंकि काफी क्लैरिटी है कि एक अच्छी एक गवर्नमेंट आ चुकी है, स्टेबल गवर्नमेंट, और जिसको एक फुल फ्लेज राइट है काफी सारे रिफॉर्म्स लाने के। ओवरऑल अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि जो एक एक्टिविटी हुई है वो मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद ये एक्टिविटी हुई है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि अभी भी जो सेक्टर्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और जहां पे काफी अच्छी गुंजाइश है आने वाले दिनों में अच्छे रिफॉर्म्स आने की, उनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इकोनॉमी से रिलेटेड अगर काफी सारे रिफॉर्म्स अगर आते हैं तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली PSU बैंक्स, PSU कंपनीज एज वेल एज अगर आप देखें तो प्राइवेट बैंक्स, पब्लिक बैंक्स, इन सब में काफी अच्छा एक ओवरऑल बाइंग का मूड बनेगा। कैपिटल गुड्स इंफ्रा में काफी अच्छा एक बाइंग आएगा। तो मुझे लगता है करंट लेवल से ही बाइंग करना चालू कर देना चाहिए, क्योंकि अभी भी आप देखोगे तो PSU बैंक का जो इंडेक्स है या PSU सेक्टर का जो इंडेक्स है वो 2008 के हाई से अभी भी 50% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इनमें काफी बड़ी बात की। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस समय आप बाजार में देखिए तो कुछ शेयर ऐसे हैं जो सेंसेक्स के 50,000 के लेवल पर ट्रेड करने लगे, और कुछ ऐसे भी हैं जो सेंसेक्स के 10,000 के लेवल पर अभी तक ट्रेड कर रहे हैं। तो उन शेयर्स को पहचानना पड़ेगा। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे थे हर्षदा की, सारे मुख्यमंत्री जिम्मेदारी ले रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल जोड़ रहे हैं। जयवीर, आप क्या कहेंगे, ये जिम्मेदारी लेने की दौड़ में सभी लोग आगे हैं, क्या राहुल जी भी सामने आएंगे और वो इन सभी लोगों को शील्ड करेंगे, या सभी लोग मिल करके कहीं राहुल गांधी को का बचाव कर रहे हैं, ऐसा लगता है? प्रदीप जी, बचाव की कोई बात नहीं है। जब भी जीत होती है
तब कार्यकर्ता और नेता इक्वली रिस्पॉन्सिबल होता है, और जब हार होती है हर कार्यकर्ता और हर नेता इक्वली रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कांग्रेस पार्टी के जो भी नेता कार्यकर्ता पूरी तरह कोई ब्लेम गेम की बात नहीं है, इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं। तो कोई ब्लेम गेम का मत सोचिए, हम सब सोचेंगे कि क्या कारण है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर मैं इनिशियल एनालिसिस देखूं तो कहीं ना कहीं जो हमारा एक कम्युनिकेशन फेलियर रहा है, जो अपनी अचीवमेंट्स को शोकेस करने के लिए और जनता तक पहुंचाने के लिए, तो उस पर हमें सोचना पड़ेगा। और एक जब भी डिफीट या लॉस होता है उसकी एक खासियत होती है, वो आपको एहसास दिलाता है कि आपके प्लान्स फुल प्रूफ नहीं थे, आपको अपने प्लान्स को दोबारा रीबिल्ड करना है और लक्ष्य की तरफ चलना है। तो एक सीख है और एक संदेश भी है पब्लिक से, उस पर बैठ के सोचना है, समझना है, काम करना है। बिल्कुल शुक्रिया आपका जयवीर। और हीरानंदानी साहब आपके पास समाना चाहेंगे, क्योंकि अगर आप देखें किसी एक सेक्टर को अगर अच्छा खासा फायदा हुआ, यहाँ हमारे साथ जो मार्केट के एक्सपर्ट हैं वो भी इसको मानेंगे कि लोगों ने शेयर में पैसे नहीं लगाए पिछले 5 सालों में, लेकिन प्रॉपर्टी में खूब लगाए। तो कम से कम आपका एक सेक्टर ऐसा है जिसको यूपीए के परफॉर्मेंस से खुश होना चाहिए। जरूर खुश होना ही चाहिए, क्योंकि जो लास्ट यूपीए एनडीए की सरकार थी, उन्होंने जो हाउसिंग रिफॉर्म्स किए थे, जैसे अर्बन लैंड सीलिंग स्क्रैप किया था, हाउसिंग लोन्स के इंटरेस्ट रेट 17% थे, वो 10.5% पर आ गए। आप देखिए तो जो 7.5 पे आ गए थे, अगर मुझे ठीक से याद है, 7.5 तक आए थे, बट इमीडिएटली 1 साल के अंदर उन्होंने ये परिवर्तन लाया था। प्रायोरिटाइजेशन ऑफ होम लोन्स है। और मैं आपको एक दाखला दिखाना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, कॉर्पोरेट लोन, सपोज एक कोई कॉर्पोरेट कंपनी हो जो स्टेट बैंक के पास जाती है और वो लोन मांगती है, तो उनको 13%, 14% पर लोन मिलती है, लेकिन उनका प्यून जो जाता है उनको 10.5% पर स्टेट बैंक से लोन मिलता है। तो ये परिवर्तन लास्ट एनडीए सरकार ने लाई थी, और वो प्रायोरिटाइजेशन ऑफ होम लोन्स पर ये किया था। उसके बाद में जो टैक्सेस वगैरह वगैरह आई है और जो इनडिसीजन पोजीशन आया है, उसके हिसाब से हाउसिंग क्षेत्र को आगे प्रगति मिली नहीं, और उसका कैस्केडिंग इफेक्ट इज जीडीपी हैज कम डाउन। तो मेरे अंदाज से इसको रोल्स आप रिवर्स करें, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग में इसको रिवर्स कर दे, एंड यू ब्रिंग इट बैक टू द ओल्ड पोजीशन वेर इन होम सेक्टर, हाउसिंग सेक्टर विल मूव डाउन द ट्रायंगल। जैसे एविएशन में लो कॉस्ट एयरलाइंस आ गए, और आज लो कॉस्ट एयरलाइन ज्यादा प्रगति कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ रेगुलर एयरलाइन, वैसे ही हाउसिंग क्षेत्र में वो ये लाना चाहते हैं। और जो टारगेट उन्होंने उनकी जो मैनिफेस्टो में दी है, it is on those lines. So I am having great expectations of what the future will be. वो टारगेट्स अचीवेबल है मिस्टर हीरानंदानी, आपको लगता है? कब तक वो अचीव कर पाएंगे? ये जो आप रेट कट की साइकिल की बात कर रहे हैं, हाउ सून शुड वी बी एक्सपेक्टिंग इट? My belief is that by July, when the Finance Act comes in, we are going to see a major change in the housing sector, number one. Number two, the policies have to percolate by expectations. If I know this is going to happen, people will invest into that sector. For example, SEZs. Thousands of crores came to SEZ. You said it's going to be tax-free for 10 years. You withdrew the taxes and brought MAT, and you brought dividend distribution tax. So naturally, that money which was coming in went out. You prevented the money to come in. But if you have straight policies clarifying this issue and walk the talk of what you have talked, you are going to see the difference within 6 months of what we are doing. 6 महीने में आप अंतर देखेंगे, और ये क्षेत्र आपको बाकी के जो स्टॉक मार्केट के पोजीशन है, whether it is cement, whether it is steel, but most important of all, I think will be power. I think power needs the biggest revolution. I think you need a housing revolution, but before that you need a power resolution, and hoping that the changes of power will bring power resolution, which will bring bijli to everybody. I think that's very, very important, because all this, not getting electricity in home, even in Delhi you have load shedding. बॉम्बे के लोग जब दिल्ली जाते हैं, हमें एक आश्चर्य होता है कि लोग बोलते हैं कि दिल्ली में भी लोड शेडिंग होते हैं। तो मेरे अंदाज से ये बहुत ही अजीब हमें लगता है कि a country in the 21st century still has load shedding. So neither industry nor others should have. दूसरे कई मामलों में इनफैक्ट इवन तो हर क्षेत्र में होगी, लेकिन we have to have a road map to success. It may take 6 months, may take 2 years, but if you don't have a road map and if you don't walk the talk, then nothing will happen even in 10 years.
So I personally believe you're going to see something in the next 100 days which will surprise all of us more than the election results. We hope that the economy will show success. बिल्कुल ऐसी उम्मीद हम सभी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हीरानंदानी साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन हमारे सभी दिग्गजों के साथ चर्चा जारी रहेगी।